वो बेटियां वाकई में लड़कों से भी बेस्ट है। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, जापान, कोरिया, इन लीलाधर जी पालीवाल, लीलाधर जी पहलवान कैसे बने, ये क्या कहानी है? 4 तो गोल्ड हो गए, 5 सिल्वर हुए, 1 ब्रॉन्ज मेडल। शरारती बहुत है कि कई बार आप आवाज बदल के भी लड़कों को परेशान किया करते थे, ऐसे भी कुछ किस्से मैंने सुने हैं। एशियाई चैंपियनशिप में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। विदेश में इस तरह से देश के झंडे गाड़ के आते हैं और अपने शहर में आके फिर लोग इतना प्यार देते हैं, तो वो कैसा लगता है? बैंकॉक जाना तो अच्छा नहीं, वो तो कभी भी जा सकते हैं। राजसमंद में ऐसा क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि थोड़े बहुत ये बदलाव अगर हो जाए तो राजसमंद भी कुश्ती में फिर से परचम लहरा सकता है? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बीते सप्ताह वियतनाम में एक कुश्ती की प्रतियोगिता होती है, उसमें भारतीय टीम भी जाती है। महिलाओं की अंडर 23 की यह प्रतियोगिता, कुश्ती की 10 कैटेगरी, और कमाल की बात यह कि हमारे देश की बेटियां उन 10 भार वर्ग में पदक जीतती है। उससे भी कमाल की बात यह है कि उस प्रतियोगिता में एशियाई चैंपियन के तौर पर भारत उस शील्ड को घर लेके आता है। और उसमें जो प्रशिक्षक जाते हैं, जो कोच जाते हैं, वहाँ से हमारे लिए एक और अतिरिक्त गौरव शुरू होता है। राजस्थान, मेवाड़, हमारे राजसमंद, उसके लिए एक गौरवशाली क्षण कि उसके जो कोच हैं लीलाधर जी पालीवाल, जो पहले भी कई उपलब्धियां भारत को इन प्रतियोगिता में दिला चुके हैं, इस बार तो आपने कमाल ही कर दिया। तो हमने सोचा क्यों ना उस एक चेहरे को आप सभी लोगों तक लेकर आए जिन्होंने इस पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक गौरवशाली क्षण दिया है। अभी हमारे साथ लीलाधर जी गुरुदेव हैं, आपको लीलाधर जी पहलवान जी भी कहते हैं। वैसे अमूमन हम पहलवानों से थोड़ा दूर रहते हैं कि डर रहता है कि पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। राजसमंद को अगर खेलों की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें हॉकी, तैराकी, कुश्ती, इसमें एक बड़ा नाम रहा है जी। बीच में ये चीज़ें कहीं खो गई, पर अब आपने कम से कम कुश्ती में तो हमको वापस मुस्कान लौटाई है, और राजसमंद ही नहीं पूरे भारत के स्तर पर आपने हमको गौरवान्वित किया है। जी सर। वियतनाम के दौरे को लेकर क्या कुछ अनुभव रहे, पहले मैं चाहता हूँ आप दर्शकों के साथ वो साझा करें, फिर थोड़ी सी आपकी यात्रा की तरफ भी चलेंगे। वियतनाम दौरे के अंदर सबसे पहले तो क्या, हमारा एक कैंप लगा था आईजी स्टेडियम दिल्ली में, जहाँ पर सारी लड़कियाँ आई थी देश की। उसमें से सिलेक्शन करके और पूरे भारत की एक टीम बनाई गई 23 वर्षीय सीनियर की। जो फर्स्ट आए उन गर्ल्स को हम एशियाई चैम्पियनशिप में वियतनाम लेके गए। वहाँ पर जाने के बाद फर्स्ट दिन 5 वेट होते हैं। अब वेट तो 5 वेट हुई थी, तो जिसमें 50 किलो की लड़की का वजन 600 ग्राम ज़्यादा आ रहा था। अच्छा। तो हमने सोचा ओलंपिक स्टाइल का जो ओलंपिक में हुआ था, विनेश फोगाट वाला हुआ, वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। फिर उस बच्ची के पिताजी का भी फ़ोन आया हमारे पास, तो मैं और विक्रम कोच और सब ने मिलकर उसको सबसे पहले तो खूब एक्सरसाइज कराई, वज़न कम करवाया, उसको मेट के अंदर डाल दिया जहाँ से कहीं हवा नहीं जाती, उसका पसीना निकलवाया, उसको बाहर निकाला, वज़न चेक किया तो 400 ग्राम और ज़्यादा। अब रात का समय, होटल का सोना बाद भी बंद हो गया, अब करे तो करे क्या। फिर हमने वो सुबह के ऊपर छोड़ के और चले गए। ये पहले दिन की घटना है? ये पहले दिन की घटना। अब दूसरे दिन जब वज़न होना है तो हमने उस लड़की को सुबह 6 बजे मेट पे बुलाया। सब ने उसके साथ पहले तो खींच मारी इसके, ताकि उसको पसीना आ जाए, थक जाए। बेचारी लड़की की भी मतलब उसको कहे कि जिद्दारी थी, उसने खूब मेहनत की और उसको खूब, इतने में सोनाबाद भी खुल गया, उसको सोनाबाद में लेके गए। वहाँ से निकालते उसके कपड़े चेंज करके कस्टूम पहनाए और सीधे मेट पे ले गए, वेट मशीन पे ले गए। वहाँ उसका वजन सही आया और हमने राहत की सांस ली। याद आया होगा। बिल्कुल, भगवान तो इतने याद आते हैं कि पूछो ही मत। और जब उस लड़की का वजन हो गया, वजन होने के बाद हमने सोचा यार इस लड़की ने इतना वजन कम किया, वो मैंने आज वीडियो व्हाट्सएप पे भी डाल रखी है। उस लड़की को लेके जा रहा हूँ मैं मन में एक वो था कि यार ये क्या करेगी, लेकिन वो लड़की जीती। उसने क्या कहना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्की, जापान, कोरिया, इन लड़कियों को हरा के, और फाइनल में उसकी जो कुश्ती आई, तो फाइनल में जाके जब उसका गोल्ड आया तब जाके राहत की सांस मिली। और फर्स्ट दिन हमने 4 गोल्ड जीते थे। तो आपने मेरे को बताया कि 10 भार वर्ग होते हैं और 10 में आपने पदक जीते हैं। 10 में पदक, तो 4 तो गोल्ड, 4 गोल्ड, 1 सिल्वर हमारा फर्स्ट दिन हो गया था। अच्छा। और दूसरे दिन वापस जो कुश्तियाँ हुई उसमें 4-5 लड़कियाँ फाइनल में थी, लेकिन सहयोग ये रखा कि वो 5 लड़कियाँ सेकंड आई। अच्छा। तो हमारे 4 तो गोल्ड हो गए,
5 सिल्वर हुए, 1 ब्रॉन्ज मेडल लड़की का रहा। ये जब आप वहाँ गए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इससे पहले क्योंकि कुश्ती इन दिनों में पूरे देश भर में काफ़ी महिलाएं भी आगे आई है, कुश्ती का एक बहुत बड़ा एक दबदबा भारत का दिखाई देता है। जी। एशियाई चैंपियनशिप में भारत की स्थिति कैसी रहती है? एशियाई चैंपियनशिप में भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। फ्री स्टाइल ले लो बॉयज़, ग्रीको रोमन ले लो बॉयज़, और महिला कुश्ती, तो महिला कुश्ती में तो दबदबा है पूरा दबदबा भारत का। मैं ये सोचता हूँ कि वाकई में हमारी बेटियाँ महारानी लक्ष्मीबाई की वंशज है, और वाकई में महारानी लक्ष्मीबाई है जो क्या कहते हैं, एशिया के अंदर तो इनका दबदबा है। ओलंपिक में भी लाती है और पदक तो ओलंपिक में भी पदक ला रही है, लेकिन जो दबदबा है वो अभी हम वर्तमान में एशिया के अंदर कह सकते हैं। ये आप जो कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए, इससे पहले आप, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, एक बार किर्गिस्तान गए थे, एक बार आप और भी आपने बुल्गारिया गए थे। वहाँ पर के क्या अनुभव रहे? क्योंकि हमारे राजसमंद के एक कोच देश विदेश में जा रहे हैं और हर बार ही पदक ला रहे हो आप, वहाँ के क्या अनुभव रहे आपके? जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का अनुभव मेरा सबसे बड़ा ये रहा। ये कहाँ हुई थी? बुल्गारिया में, सोफिया बुल्गारिया में हुई थी। तो हम घूमते घूमते अचानक एक स्कूल के अंदर चले गए, तो स्कूल में जाके देखा तो बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और नीचे से रेलिंग चढ़ के, छोटे छोटे बच्चे जो कि अपने यहाँ मम्मी LKG UKG में जो स्कूलों में भेजती है, हाँ, तो वो बच्चे उसमें, अब माँ बाप वहाँ पास में खड़े और बच्चा वापस घिसता हुआ नीचे आ रहा दौड़ के, लेकिन माँ बाप हाथ नहीं लगा रहे। अब जब हमने वहाँ पूछा उनके मम्मी पापा के, बच्चा जब तक गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? और फिर मैंने कहा जब ये एक्टिविटी के, देखो सर, ये अब 0 से 5 साल के अंदर का बच्चा है, तो ये ऐसे एक्टिविटी करेगा तो इसका दिल खुलेगा और फिर वापस हो जाएगा। मैंने कहा मैम, जब 0 से 5 साल में आप ये कर रहे हो, तो इसके बाद कि जब 5 से 10 साल की एक्टिविटी होगी तो हम इसको स्विमिंग सिखाएंगे, और जब ये 10 साल का हो जाएगा तो हम उसमें इसको जिम्नास्टिक में डालेंगे, उसके बाद इसको गेम भी दे देंगे, ताकि स्विमिंग का भी इसमें जोश होगा, जिम्नास्टिक की लोच इसके अंदर आएगी, और फिर ये जो गेम करेगा वो गेम में वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि विदेशी, जैसे आज हमारे भारत में देख ले तो पहली गुरु माँ होती है, तो माँ उसको बस पढ़ाई इंजीनियर डॉक्टर में ले जाती है, और जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है तो खाना सर्व करने के लिए जो IAS IPS की जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं वो खाना परोसते हैं अपने को, क्योंकि उनको परोसने का पैसा मिलता है, और वो चाहते हैं कि वर्ल्ड लेवल के जितने प्लेयर आए तो हम भी उनको ये एहसास नहीं होने दे कि हम कलेक्टर बन रहे हैं, कि हम IPS बन रहे हैं, या हम तहसीलदार बन रहे हैं। ये चीज़ अपने वहाँ सीखने वाली बात है, ये छोटे बच्चे इस उम्र से। अब ये तो आपने बता दिया कि आपने कैसे क्या गए, कितने पदक जीते। थोड़ी थोड़ी देखो बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई है हमारे यहाँ, और चलते इंटरव्यू में हमारी लोकेशन चेंज हो गई। उसका कारण ये है कि पहले बाहर बैठे थे, बारिश आने लग गई, अब हम आ गए अंदर। मेरे अंदर आके मेरा पहला सवाल, जी सर, लीला दर्जी पालीवाल, लीला दर्जी पहलवान कैसे बने? ये क्या कहानी है? ये कहानी तो सर क्या, मेरा पास में गांव है देवथड़ी, मैं प्रॉपर वहाँ का हूँ। अच्छा, देवथड़ी अपने? हाँ, और 81 में मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी के दूध जलेबी की दुकान थी, यहाँ आ गया। मेरे बड़े भाई साहब कुश्ती लड़ते थे। अच्छा। तो वो मुझे भी लेके गए, तो मैं वहाँ फर्स्ट बार लड़ा तो जीत गया। अच्छा। उसके बाद मेरे को भी जुनून आया कि मैं भी कुश्ती लड़ूंगा। कितने साल के थे आप उस वक्त? उस समय था मैं 6 साल का। अच्छा, हाँ, फिर वह धीरे धीरे कुश्ती रहे। फिर उस्ताद मिले अरुण कांत जी सांचेर साहब, उन्होंने कहा इसको मैं इसमें रखूँगा। तो 86 में मेरे को वो पहली बार उदयपुर कुश्ती लड़ाने ले गए, तो मैं उस समय पूरे ज़िले में फर्स्ट आया। फिर वो जोश था तो गर्म खून में ना लिया तो मैं बीमार हो गया और मरने जैसा हो गया। फिर पिताजी ने बोला कि अब कुश्ती उश्ती नहीं करनी अपने, तो भी एक जुनून था, पिताजी की बातों को जुटलाया। वो मार पीटते थे, देखो उनका फर्ज था कि बेटे को अच्छी लाइन में ले जाऊं, लेकिन मेरा भी जुनून, पिताजी की पिटाई पहलवान बनाती है। हाँ, उनका विरोध था और मेरा यश था, तो मैं उसमें घुस गया। और फिर बड़े भाई साहब का हाथ रखनी, तू कर कुश्ती कर। तो मैं कंटिन्यू 86 से कुश्ती में रहा, 98 तक मैं कुश्ती लड़ता रहा। फिर मैं उदयपुर चला गया। वेद प्रकाश जी यादव जो मेरे गुरु, अभी थोड़े टाइम पहले ही उनका भी देहांत हो गया। और उसके बाद मेरा मतलब कंटिन्यू नेशनल खेलता रहा। मेरा इंडिया में सिल्वर मेडल है पूना में 96 में। अच्छा। और 97 में चित्तौड़ में हुई थी, तो उस समय भी मेरी 4th प्लेस थी जी। फिर मैं उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और इंडिया कैंप में रहा। फिर आते आते 98 में नौकरी लग गई तो कुश्ती भी छोड़ दी, लेकिन एक जुनून था कि मैं विदेश तो यार जाना था।
जब 96 में मेरा नंबर आया, फिनलैंड जाना था, तो मैं वो 1 पॉइंट से कुश्ती हार गया था तो नहीं जा पाया, तो वो एक अफसोस था। उस अफसोस को देखते हुए मैंने करनी तो मेरे को 4 में थी NIS, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई उसके कारण मैं 9 और 10 में NIS करके आया। उसके बाद भी मेरा इंडिया टीम में 2014 में नंबर आया, तो ये यहीं पे हो रही थी थाईलैंड के अंदर, तो मैंने कहा यार बैंकॉक जाना तो अच्छा नहीं, वो तो कभी भी जा सकते हैं, तो मैं नहीं गया। फिर कंटिन्यू नंबर आए तो वो आसपास मेरा एक सपना था कि मैं बड़े कंट्री या यूरोप में जाऊं, तो वो सपना मेरा 2019 में हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें गया, बुल्गारिया गया। तो वहाँ पे मेरा एक महाराष्ट्र का पहलवान है जो अभी सेना में है, उसका तो सिल्वर मेडल आया, और एक लड़का है जो अभी सीनियर में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो उसका ब्रॉन्ज मेडल आया था। ये मेरी उपलब्धि थी फर्स्ट बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में। उसके बाद ये कोरोना का शासन काल आ गया, तो उसमें टीमें कोई गई नहीं थी। फिर 2023 में मैं वापस एशियाई चैंपियनशिप में गया था किर्गिस्तान, तो वहाँ पे भी हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, 4 मेडल लाए थे और 1 ब्रॉन्ज था, यानी 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल था। वो हो गया 2024 में, क्योंकि हमारे कोचों में भी रोटेशन चलता है जब भारतीय कुश्ती संघ के, क्योंकि इंडिया में इतने सारे कोच हैं, सबका नंबर आना चाहिए और सबकी क्या काबिलियत है वो परखने का मौका भी मिलता है, तो हमारा रोटेशन चलता है। तो रोटेशन के हिसाब से वापस अब 2025 में मेरा नाम आया, और मेरा सत्यदेव मलिक जो मेरा बचपन का साथी है, तो मेरा गॉड फादर कह सकता हूँ, वो भी एक गॉड फादर है। राजस्थान कुश्ती संघ के सचिव उमेश सिंह जी, वो भी बहुत अच्छे इंसान है, उनका भी साथ रहता है। 2023 में गए थे आप किर्गिस्तान? जी मेरे को याद है 2023 में जब आप वहाँ से पदक जीत के आए थे। जी सर। तो राजसमंद में एक बहुत भव्य आपका स्वागत किया गया था। इस बार भी लोगों ने बहुत प्रेम दिया जी। जब पूरे विदेश में इस तरह से देश के झंडे गाड़ के आते हैं और अपने शहर में आके फिर लोग इतना प्यार देते हैं, तो वो कैसा लगता है? वो तो सर जब पदक आता है और राष्ट्रगान बज रहा होता है वर्ल्ड के सामने, तब वो सीना और शरीर का रोम रोम खिल जाता है। आप लोग जैसे इस तरीके से जो मुझे वीडियो के सामने बिठा कर ले रहे हो, तो ऐसा कभी मिला नहीं, लेकिन जब अब मिल रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ कि चलो आज मेरा रोआ रोआ खिल रहा है, कि मेरे को पता नहीं मेरे में ऐसा क्या है जो आज मेरा इंटरव्यू लेके मुझे इतना प्रसिद्ध कर रहे हो, और ये कृपा बनी रहे और सब बच्चों के ऊपर भी रहे। हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जब खबरों में पढ़ते हैं, जब आप कह रहे हो कि वो तिरंगा ऊपर जाता है, जब गोल्ड आता है और उस राष्ट्रगान बजता है, तो हमको भी कहीं ना कहीं एहसास होता है कि ये जो राष्ट्रगान बज रहा है, ये जो इन क्या कहते हैं हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जो पदक जीते हैं, इसके पीछे एक चेहरा हमारे राजसमंद का भी खड़ा है, तो हमारे को और विशेष गर्व होता है। एक भारतवासी के साथ साथ एक राजसमंद वासी होने का भी गर्व होता है सर। तो मुझे वाकई में गर्व है। मैं पहले सब जूनियर तक ही गया था, इस बार मेरे को प्रमोट होके मैं सीनियर में गया हूँ, और सीनियर अपने आप में एक पहचान रखती है, क्योंकि सीनियर वाले ही ओलंपिक में भी जाते हैं। तो जो लड़कियाँ हैं वो बेटियाँ वाकई में लड़कों से भी बेस्ट है। बेस्ट ये कि आजकल की पढ़ाई देख लो तो भी बेटियाँ आगे आती हैं, खेल देख लो तो भी बेटियाँ आगे। बच्चे तो चलो लड़के कुछ थोड़ा कम प्रैक्टिस करते होंगे, ऐसा तो नहीं है, लेकिन करते तो प्रैक्टिस वो भी हैं, लेकिन बेटियों का जो दबदबा अपनी एशिया चैंपियनशिप में है, बहुत फोकस रहता है, बहुत मेहनत करती रहती है, वो अपमान नहीं करती, वो कहना मानती है। एक बार कह दिया वो 10 बार सवाल करेगी तो भी अपन उसको बताएंगे। वो यूँ मना नहीं करेगी कि मैं यार मेरी ये गलती हो रही है तो मैं नहीं पूछूँ, क्योंकि लड़कों की एक आदत होती है कि एक बार पूछ लिया वो उसको करते जाएंगे, लास्ट में अच्छी नहीं होगी तो फिर पूछेंगे। लेकिन लड़की गलत लगाएगी और पूछती जाएगी सर और क्या करूँ, सर और क्या करूँ। तो ये बातें बेटियों में होती है। बेटियों की बात कही है तो एक मेरे को और सवाल याद आ गया। कुश्ती के प्रेमी हैं हम सबको ही, बहुत यूँ जब ओलंपिक आता है तब बहुत उम्मीद रहती है, 2-4 खेल होते हैं जिसमें कि इनमें भारत पदक लाएगा। इस बार जो कुश्ती हुई थी ओलंपिक में, विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचती है और अचानक सुबह सुबह खबर आती है कि जो भार वर्ग, जो आपने मुझे शुरू में बताई थी एक कहानी, उस वक्त आपकी क्या फीलिंग रही थी, मन में कैसा रहा था एहसास? मतलब मेरा मन में उस समय रहा था कि काश उस समय उसका वजन आ जाता, लेकिन सर एक एक्चुअल में इसमें ये होता है कि अपने को एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपके पास आधा घंटा है या 1 घंटा है, आपको उस दरमियान ही वो वेट वहाँ पे लाके मशीन पे बताना पड़ता है। मशीन पे सही आने के बाद भले आपका वजन 2 किलो बढ़ जाए, कोई गम नहीं है, लेकिन जो वो एक पर्टिकुलर पूरे विश्व के खिलाड़ियों के लिए होता है, कोई स्पेशल किसी देश के लिए नहीं होता है। वहाँ पे कोई खिलाड़ी नहीं लड़ता, देश लड़ता है। अगर उस देश का खिलाड़ी का वजन नहीं आ रहा है तो फिर तो
दुख तो होता ही है। होता है अपने और देश क्या और कर उसको गोल्ड सकते की हैं, उम्मीद लगाई थी वर्ल्ड सबने की, पूरे देश और उसका गोल्ड भी था, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं थी। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, न तो कोच, न फेडरेशन का अध्यक्ष, मतलब देश का प्रधानमंत्री भी उसमें कोई हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। और ये वाकई दुख की बात है। एक मेरे को और बात याद आती है, तो आपके मैंने सारे सफ़र की बात की है, मगर मेरे को कहीं से ये खबरें भी आई है कि यूँ तो लीलाधर जी पहलवान हैं, कुश्ती उश्ती करते भी हैं, कुश्ती सिखाते भी हैं, पहलवानों से लोग डरते भी हैं, पर नटखट भी बहुत रहे, कि शरारती बहुत है, कि कई बार आप आवाज़ बदल के भी लड़कों को परेशान किया करते थे। ऐसे भी कुछ किस्से मैंने सुने हैं। वो सर आवाज़ पतली है तो मित्र लोग बोलते हैं और उसको मतलब ये करना, उसको थोड़ा पागल बनाते हैं। तो चणू भाई जैसे बड़े बड़े भाई साहब, नाम क्या लूँ, वो अब दुनिया में ही नहीं है, प्रदीप जी भाई साहब है, प्रकाश जी भाई साहब है, ये सब एक मित्र की तरह ही रहते हैं। तो हंसी मजाक चलती रहती है, तो उसमें मैं आवाज़ बदल के, अब नहीं करता हूँ, पहले करता था पहले करता था ये। अब एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपने देश भर की बेटियों को लेकर गए, उनके पदक जीतते हुए दिखे। राजसमंद में भी कुश्ती का एक बहुत बड़ा नाम रहा था, आज भी यहाँ पर अखाड़ों की परंपराएं जीवित है, उस्ताद और शिष्य वाली परंपराएं जीवित हैं, मगर खिलाड़ी नहीं निकल रहे हैं। राजसमंद में ऐसा क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि थोड़े बहुत ये बदलाव अगर हो जाए तो राजसमंद भी कुश्ती में फिर से परचम लहरा सकता है, हमारे यहाँ के कोच की सेवाएं हमारे यहाँ के बच्चों को आगे बढ़ा सकती है? राजसमंद में भी बहुत अच्छे अच्छे रेसलर हैं, शिवदत्त चौधरी है, शिवोम चौधरी है, वंशिका शर्मा है, 2-3 पहलवानों के नाम, कृष जोशी है, एक ओडन का लड़का पालीवाल है, मनन जोशी है, नाथ धोइंदा का, ये सब लड़के अपने राजसमंद के ही हैं। ABCD सिखा के इनको बाहर भेज दिया ताकि वो वहाँ अच्छे रेसलर बन सके। राजसमंद के अंदर मैं 2009-10 से कोशिश कर रहा हूँ, अखाड़े पे भी जाता हूँ, बच्चे सिर्फ एक टाइम का समय देते हैं, जबकि अपने को दोनों टाइम का समय चाहिए। पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं आ रहे हो? सर ट्यूशन जाना पड़ता है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? कि तीसरी क्लास में पढ़ रहा हूँ। यार तू तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, ट्यूशन जाता बंद नहीं कर सकता है? नहीं सर मेरी मम्मी डांटती है, फिर नहीं सर न, फिर पापा की कोई हिम्मत नहीं होती कि उसको वो अखाड़े पे छोड़ दे। घर में परमानेंट मम्मी पहलवान है। हाँ, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा बचपन का साथी है सतदेव मलिक हुआ, राजेश चौधरी हुआ, इन्होंने उस समय कृषि एग्रीकल्चर लेके पढ़ाई करी और BA भी करी, 12वीं तक भी करी, और वर्ल्ड के और देश के बहुत अच्छे रेसलर रहे हैं। तो पढ़ाई के अंदर खेल बिगाड़ता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई, जैसे वंशिका शर्मा करके जिसका अभी इंडिया में गोल्ड मेडल है, मेरी भतीजी है, सुनील शर्मा की बच्ची है नाथद्वारा की, तो वो रहती तो वहाँ पे हरियाणा हिसार में, उसकी मम्मी उसको रात को 10 बजे के बाद ट्यूशन पढ़ाती है फ़ोन पे। अच्छा। और वो बच्ची अब 10th में आ गई है, तो वो 6 महीने वहाँ रहेगी, उसको पढ़ाएगी, लेकिन वो प्रैक्टिस भी कर रही है। इस बार उसको बुखार आ गया तो अंडर 15 नहीं खेल पाई। अगर उसको बुखार नहीं आता तो आज वो एशिया चैंपियनशिप में जाती और मेडल लेके आती। इस बार नहीं ला पाई, कोई बात नहीं, द्वारकाधीश प्रभु उसको अगली बार जरूर, अपने राजसमंद की बेटी भी एशिया में और वर्ल्ड में मेडल लाएगी। और वंशिका तैयार हो रही है, उसके साथ साथ मनन जोशी है, नाथू ओडन का वो बच्चा पालीवाली है पर मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, वो भी है, कृष जोशी है, शिवदत्त है, शिवोम है, कर रहे हैं बात, संभावना है इनमें। हाँ, लेकिन कांकरोली में ये इसलिए नहीं हो पाएगा कि जब तक वो बच्चे दोनों टाइम मुझे समय नहीं देंगे। आप मुझे 4 साल दे दीजिए और छोटे छोटे बच्चे दे दीजिए जो मुझे चाहिए, लेकिन वो दोनों 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को मुझे दे दीजिए, आपको रिजल्ट लाके मिलेंगे। लेकिन आजकल अपने यहाँ पर्टिकुलर राजसमंद उदयपुर जो एरिया है ना, उसमें पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो अब पढ़ाई के और खेल के बीच में थोड़ा सा तो ये रहता, तालमेल का रहता ही है। तो वो चीज़ खत्म होए तो पहलवान बन सकते हैं। एक मेरा आखिरी सवाल हो कि जब राजसमंद, क्योंकि छोटा सा शहर है हमारे, हम भी कई बार बाहर जाते हैं तो लोग पूछते हैं राजसमंद कहाँ है, फिर हम कहते हैं उदयपुर के पास में है, पहचान बतानी पड़ती है। अब तो आपके माध्यम से कम जब इंटरनेशनल लेवल पे जाते होंगे, इतने सारे अलग अलग देश के कोने से बच्चे आते हैं, कोच आते हैं, अब तो उनको बता दिया होगा, पता चलने लग गया कि राजसमंद है, प्रभु द्वारकाधीश जी की नगरी है, नौचों की मैं झील है। इन्वाइट करके आया हूँ सर, कभी तो आओ मेरे राजसमंद में। मैं ये ले जाता हूँ क्लिप अपने राजसमंद की, यूनियन सब बताता हूँ उनको। आपकी वीडियो भी बताई हुई है, देखो सर हमारे यहाँ न्यूज़ चलती है, ये सारी हर चीज़ बताते हैं। तो मैं जब भी लाइक करता यार तुम ये न्यूज़ बड़ी लाइक, मैंने कहा यार दिल को छूती है। फिर भाई के पास आया, चणू जी के पास, मैं चणू ही कहता हूँ, इसका ओरिजिनल में जानता ही नहीं। चणू जी हमारे राहुल भैया है जो हमारे वेंडी बात में आते हैं।
तो इन्होंने डाला और उनके माध्यम से आप पधारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे को भी क्योंकि आपकी वजह से मेरी कुश्ती प्रमोट होगी। और मैं राजसमंद के बच्चों को विशेष तौर से कह रहा हूँ, बेटा बुरा मत मानना, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई के बिना खेल कुछ नहीं है, और खेल के बिना और पढ़ाई के बिना जीवन ही अधूरा है। अगर तुम खेलोगे तो बहुत आगे जाओगे। देखो फोकट में यात्राएं मिलती है, दुनिया देखने को मिलती है। हाँ, हमारे देश में जब कोई बच्चा पदक लेके आता है तभी वो सुर्खियों में भी आता है ना, उसको सारी सुविधाएं मिलती है, जबकि ये सुविधाएं उसको नीचे लेवल से ऊपर तक जानी चाहिए, जबकि ये सुविधाएं ऊपर लेवल से ही मिलती है। तो कोई नहीं, बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, राजसमंद के लिए कुछ करना चाहते हो, कुश्ती, जूडो, एनीवे कोई भी गेम, अभी से 5 साल की एज से आप इसको स्टार्ट कर दो तो सबसे बेस्ट है। तो देखा आपने, इससे बढ़िया आपको मोटिवेशन नहीं मिल सकता है कि जो व्यक्ति देश को पदक दिला रहा है, जिसके कोचिंग के तहत देश में प्रतिभाएं निखर रही हैं, पोडियम पर जाकर गोल्ड लेकर अपने राष्ट्रगान को सुनता हुआ हम सब वो जो लम्हे महसूस करते हैं, वो लम्हे राजसमंद के जो खिलाड़ी हैं उनके हिस्से भी आ सकते हैं, बशर्ते जो कि लीलाधर जी गुरुदेव ने कहा है उन चीज़ों की पालना हो। और मांग ज़्यादा कुछ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं सिर्फ 4 घंटे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। खैर ये सब अलग बातें हैं, इस पर भी कभी चर्चा करेंगे, मगर इस एक एपिसोड के माध्यम से मैं हमारे राजसमंद का, हमारे मेवाड़ का, हमारे राजस्थान का वो चेहरा आप सभी लोगों तक पहचाना चाहता था, जिसके कारण हमें कुश्ती की प्रतियोगिता में एशियाई चैंपियनशिप बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।